हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल TCSM स्टडी रिव्यू में स्पेशल फॉर मैथ साइंस फॉर क्लास 10th। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का साइंस सब्जेक्ट से चैप्टर 2, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण, जिसमें आज हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहला टॉपिक है हमारा अम्ल, क्षारक एवं लवण, ये क्या होते हैं। दूसरा टॉपिक सूचक तथा इसके प्रकार, जिसमें हम प्राकृतिक, कृत्रिम और गंधीय सूचकों के बारे में पढ़ेंगे। फिर तीसरा टॉपिक है हमारा क्रियाकलाप 2.1 और चौथा हमारा क्रियाकलाप 2.3 और पांचवा है हमारा क्रियाकलाप 2.4। ये सब हम करेंगे विथ प्रैक्टिकल। तो दोस्तों, ये हमारा चैप्टर 2 का पार्ट 1 है। आने वाली वीडियोस में हम इसके आगे के चीज़ें कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला टॉपिक हमारा अम्ल। अम्ल क्या होता है दोस्तों? अम्ल, आप पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको बताऊंगा मैं। तो वह वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। ये दोस्तों, ये लाइन आपको जरूर लिखनी है। जहाँ भी आप अम्ल की परिभाषा लिखोगे, ये लाइन आपको जरूर लिखनी है। तथा जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, उन्हें अम्ल कहते हैं। हाइड्रोजन जो अम्ल होता है दोस्तों, उसमें H+ आयन यानी कि हाइड्रोजन प्लस आयन। तो ये जो हाइड्रोजन आयन है, ये स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता। अगर हम इसे अलग करना चाहें तो ये अलग नहीं होगा। ये जो है हाइड्रोनियम आयन के रूप में स्वतंत्र रहते हैं। मतलब कि जब हम इसमें जल मिला देते हैं, यानी कि H2O, और ये हमारा H जो H+ आयन है हमारा, वो हमारा H, तो ये हमारा H और जल के साथ मिलके ये हमारा बना देता है H3O। और इसके हमारा जो चार्ज होगा वो हमारा क्या होगा? प्लस, क्योंकि हमारा जो H पे चार्ज था वो क्या था? प्लस था। तो ये हमारा जो H3O+, ये हमारा आयन बनता है इस रूप में। ये H+ आयन यानी हाइड्रोजन जो आयन है, वो हाइड्रोनियम आयन के रूप में रहता है। तो उदाहरण के लिए आप देख सकते हो अम्ल के उदाहरण। हमारा जो पहला HCl, दूसरा सल्फ्यूरिक जिसे हम H2SO4 से दर्शाते हैं। तीसरा हमारा नाइट्रिक अम्ल। तो ये कुछ उदाहरण हैं अम्लों के। तो दोस्तों, अब आते हैं कि अम्ल होता असल में क्या है, पहचान कैसे करें हम अम्ल की। तो दोस्तों, जो भी चीज़ आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ कर रहे हो, अगर वो खट्टी है, स्वाद में खट्टी है, तो वो क्या होगी? अम्ल होगी। यानी कि उसके अंदर जो है वो अम्ल होगा, कोई ना कोई अम्ल उसके अंदर होगा, इसीलिए वो खट्टी है। जैसे कि नींबू हो गया हमारा, इमली हो गई। तो इस सब में क्या होता है? इन सब में कोई ना कोई इन सब में कोई ना कोई अम्ल होता है। फिर हमारा दूसरा टॉपिक आता है दोस्तों क्षारक, कि क्षारक क्या होता है। तो क्षारक क्या होता है दोस्तों? कि वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं तथा जल में घुलकर कौन सा आयन देते हैं? OH- आयन देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्षारक कहते हैं। तो उदाहरण के लिए आप देख सकते हो कि NaOH, यानी कि जिसमें भी हमें OH दिख जाए, जो हमारे क्षारक होंगे, उन सब के सूत्रों में हमें OH दिखेगा। OH पे हमारा जो चार्ज होता है वो होता है नेगेटिव। तो दोस्तों, ये हमारा OH हमें दिखेगा। तो ये होते हैं हमारे क्षारक। तो क्षारक यानी कि जो हमें कड़वे दिखें। अगर हमें पहचानना है किसी भी चीज़ को कि ये क्षारक है या नहीं, तो हम उसके स्वाद को अगर देखेंगे तो कड़वा दिखेगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम जो हमारा कोलगेट है, कोलगेट ले लो, या फिर साबुन का पानी, साबुन होता है हमारा, उसमें भी हमारा क्षारक होता है, क्योंकि वो हमें कड़वा लगता है, उसमें कड़वाहट होती है। हालांकि उसमें जो कुछ और चीज़ें मिलाई जाती हैं ताकि वो थोड़ा मीठा लगे, कड़वा बेकार ना लगे, इसलिए हमें वो उसमें कुछ और चीज़ें मिलाई जाती हैं। कोलगेट में भी हमारा इसी तरह से मिलाई जाती हैं। तो ये सारी हमारी क्षारक के उदाहरण हो गए।
और दोस्तों यहाँ पर एक शब्द आता है कि क्षार। क्षार एक तो हो गया क्षारक, दूसरा आता है हमारा क्षार। तो क्षार दोस्तों उसे कहते हैं जो भी क्षारक, यानी क्षारक को ही हम क्षार कहते हैं जब क्षारक जल में घुल जाए। H2O यानी कि जल, जल में हमारा घुल जाए, हम उसे घोल दें तो वो हमारा क्या कहता है, क्षार कहलाता है, यानी कि क्षारक का जलीय विलयन। तो दोस्तों ये हमारे कुछ उदाहरण है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा क्षार। KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सारे हमारे क्षारक के उदाहरण हैं। तीसरा हमारा जो दोस्तों लवण। लवण क्या होता है? तो दोस्तों लवण जो, जैसे इसे हम इंग्लिश में सॉल्ट भी कहते हैं यानी नमक। तो दोस्तों किसी भी धातु द्वारा किसी अम्ल में से H+ हमने देखा था, अम्ल में क्या होता है, H+ आयन होता है। तो किसी अम्ल में से H+ आयन के विस्थापन के द्वारा बनने वाला पदार्थ हमारा क्या कहलाता है, लवण कहलाता है। और इसकी प्रकृति जो है नॉर्मली, अगर हम इसे ठोस अवस्था में रखेंगे, ठोस अवस्था में अगर ये है तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, उदासीन होगी। यानी कि ये ना तो अम्लीय होगा और ना ही क्षारकीय है, यानी कि ये ना तो कड़वा होगा ना ही खट्टा। लेकिन अगर हम इसे जलीय विलयन में जल में मिला देते हैं तो जिसका जलीय विलयन बनेगा। तो जलीय विलयन में जो है लवण उदासीन भी हो सकता है, अम्लीय भी हो सकता है और क्षारकीय भी हो सकता है, यानी कि क्षारीय या क्षारकीय आप कह सकते हो। तो क्षारीय हो सकता है। इसके उदाहरण है NaCl जो सोडियम क्लोराइड, जो कि हम खाने में यूज़ करते हैं नॉर्मल नमक की तरह। दूसरा हमारा सोडियम जिंकेट, तीसरा KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड। तो ये हमारे कुछ लवण के उदाहरण हैं। तो दोस्तों ये जो दूसरा हमारा है एक, कि ये सांद्र और तनु क्या होता है। आप यहाँ पर कई सारे बुक में कई जगह पर इन वर्डों का यूज़ करते हुए मिलोगे, पढ़ते हुए मिलोगे। तो सांद्र क्या होता है दोस्तों कि ये सांद्र से मतलब है हमारा प्योर, यानी कि कोई भी अम्ल या क्षारक है अगर वो प्योर है तो वो हमारा क्या होगा, सांद्र होगा। लेकिन अगर हम उसमें पानी मिला देते हैं तो क्या होगा कि आयतन बढ़ जाएगा, यानी कि इसकी मात्रा जो हमारा टोटली हम देखेंगे नॉर्मली दूर बाहर से तो हमें ज़्यादा दिखेगा, लेकिन उसमें अम्ल की मात्रा तो कम हो गई। पहले अम्ल इतने में ज़्यादा था, अब वो फैल गया पूरे में, ऐसे कर पूरे में, तो वो कम हो गया। तो वो हमारा क्या कहलाएगा, तनु। फिर इसी प्रकार से जो हम क्षारक के लिए भी इनका यूज़ करते हैं और अम्ल के लिए भी। तो जो भी प्योर यानी कि इसमें अगर पानी ना मिलाएं हम तो वो हमारा सांद्र अम्ल होगा, सांद्र क्षारक होगा। और अगर हम पानी मिलाते हैं उसको पतला कर देते तो वो हमारा तनु अम्ल या तनु क्षारक होगा। तो दोस्तों चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। दूसरा टॉपिक है हमारा सूचक। सूचक क्या होते हैं दोस्तों, वह पदार्थ जिसको किसी विलयन में डालने पर, यानी कोई विलयन है हमारा तो उसमें अगर हम डालते हैं, यानी कि किसी भी पदार्थ की अगर हम जांच करें किसी पदार्थ से, तो उसके रंग अथवा गंध में परिवर्तन से हमें उस पदार्थ की, उस विलयन की अम्लीयता या फिर क्षारीयता की जो प्रकृति है उसकी, अम्लीय या क्षारीय, उसका ज्ञान होता है। तो वो पदार्थ जो हमें ये सब बता देते हैं, जो हमें ये सब इंडिकेट करते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, सूचक कहलाते हैं। ये हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक। तो प्राकृतिक में हमारे कौन से आएंगे, जो वे सूचक जो पौधों से प्राप्त होते हैं उन्हें हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं। उदाहरण के लिए जो हमारा लिटमस हो गया, लिटमस पत्र। दूसरा हमारा लाल पत्ता गोभी, तीसरा हल्दी, और चौथा हमारा हाइड्रेंजिया पौधे का फूल। हाइड्रेंजिया पौधे का फूल। तो इसमें हमारा क्या होता है कि जब हम नीले लिटमस, जो लिटमस पत्र है हमारा वो दो रंग के होते हैं, नीला लिटमस और लाल लिटमस। जब नीले लिटमस को अगर अम्ल में डुबोएंगे, किसी अम्ल में, अम्लीय विलयन में डुबोएंगे, तो अम्ल के संपर्क में आने पर वो क्या होगा, नीला जो है वो लाल हो जाएगा। और अगर हम उसे क्षारक के संपर्क में लाएंगे नीले को, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो नीले का नीला ही रहेगा। जो हमारा लाल लिटमस पत्र है
अगर उसे हम अम्ल के संपर्क में लाएंगे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो हमारा लाल ही रहेगा। यानी कि अम्ल में लिटमस पत्र लाल रहेगा, चाहे वो नीला था पहले या फिर लाल था। अम्ल में आने के बाद लिटमस पत्र लाल रहेगा और क्षारक में आने के बाद लिटमस पत्र नीला रहेगा, चाहे वो पहले कैसा भी था। तो लाल लिटमस पत्र को अगर हम क्षारक के संपर्क में लाएंगे तो वो हमारा नीला हो जाएगा। तो और दूसरा हमारा जो है लाल पत्ता गोभी, तो इसमें अगर हम लाल पत्ता गोभी जो है उसको जो पत्ते हैं उसके अगर हम अम्ल के संपर्क में लाएंगे तो वो हमारा लाल हो जाएंगे, जो हमारा विलयन है वो हमारा लाल हो जाएगा। और फिर अगर हम क्षारीय विलयन के यानी क्षारक के संपर्क में लाल पत्ता गोभी को लाते हैं तो वो हमारा हरा हो जाएगा। फिर हल्दी जो है वो अगर हम अम्ल के संपर्क में लाते हैं तो वो हमारी पीली रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर हम क्षारक के संपर्क में लाते हैं तो वो लाल हो जाएगी। जैसे कि आप अगर कोई सब्जी लगा हुआ कपड़ा है उसको आप धुलते हो, यानी कि हमारा जो साबुन है वो क्षारीय होता है, तो जब वो क्षारीय पदार्थ यानी साबुन के संपर्क में आती है तो वो लाल हो जाती है, वहाँ पर धब्बे पड़ जाते हैं, लाल हो जाती है। लेकिन हम ज़्यादा धुलते हैं तो वो साफ़ हो जाती है। तो जो हल्दी हमारी वो क्षारक के संपर्क में आने पर लाल हो जाएगी। फिर जो हमारा दूसरा है वो हाइड्रेंजिया पौधे का फूल, ये हमारा जो चौथा जो मतलब सूचक है वो अगर हम अम्ल के संपर्क में लाएंगे उसे तो वो हमारा नीला रहेगा और क्षारक के संपर्क में लाएंगे तो गुलाबी रहेगा। तो ये आप देख सकते हो, ये फोटो जो है ये वाला, ये हमारे हाइड्रेंजिया पौधे के फूल हैं। जब ये जहाँ उगते हैं अगर वहाँ की मिट्टी अम्लीय होगी तो ये नीले कलर के रहते हैं, उगते हैं फूल इनके। और जब वहाँ की मिट्टी क्षारीय रहती है तो ये गुलाबी कलर के उगते हैं। तो इसे आप अगर वैसे भी उसमें विलियनों में डाल के देखोगे तो आपको ये उसके अम्लीय क्षारीय होने का ज्ञान करा देंगे। और जो हमारा लाल पत्ता गोभी होती है वो दोस्तों ये वाली होती है, ये हमारी कुछ गुलाबी टाइप की इस तरह से होती है। इसको भी हम अभी करके दिखाएंगे आपको। और जो लिटमस पत्र है दोस्तों, ये हमारे पत्र, ये हमारे जो कागज़ की तरह होते हैं, नीले कलर लाल कलर इस तरह से। अगर हम इसे अम्ल में डुबोएंगे जैसे कि यहाँ पर दिखा रहा है, नीले लिटमस को अगर हम अम्ल में डुबोते हैं तो हमारा लाल हो जाएगा, और लाल लिटमस को क्षारक में डुबोते हैं तो नीला हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ यानी प्रयोगशाला में।
अब चलते हैं दोस्तों अपने जो लाल पत्ता गोभी हमारी उससे के द्वारा अम्ल और क्षारक की जांच करने। और दोस्तों अब जो है आपने देखा कि जब हमने लाल पत्ता गोभी से उसकी अम्ल और क्षारक की जांच की तो हमने उसे पहले मेथनॉल में डुबाया। तो दोस्तों जो मेथनॉल है वो भी हमारा जो है वो क्या है, क्षारक है, क्योंकि उसमें भी जो हमारा OH होता है, उसमें OH जो माइनस आयन है वो हमारा होता है। तो जो मेथनॉल में हमने डुबाया तो आप देख सकते हो वो भी हमारा हरा हो गया। फिर हमने जो मेथनॉल में डुबोकर उसे उसका जो रस निकला यानी कि उसका जो जूस बना उससे हमने अम्ल और क्षारक की जांच की। तो दोस्तों अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। दोस्तों जो दूसरा प्रकार है हमारा सूचकों का वो है हमारा कृत्रिम या संश्लेषित सूचक। कृत्रिम या संश्लेषित सूचक उन्हें कहते हैं जो हमारे मानव निर्मित होते हैं, यानी जिन्हें हम अपने हाथों से बनाते हैं। तो वे सूचक जो रसायनों द्वारा बनाए जाते हैं, जो फैक्ट्री में रसायनों द्वारा बनाए जाते हैं, केमिकल द्वारा, उन्हें हम क्या कहते हैं, कृत्रिम या संश्लेषित सूचक कहते हैं। उदाहरण के लिए फिनाफ्थलीन, ये वाली हमारी शीशी जो है ये आप देख सकते हो, ये रंगीन जो हमारा ये फिनाल्फथेलिन है ये हमारी रंगीन सूचक होता है। और जो हमारा दूसरा उदाहरण है मेथिल ऑरेंज, ये हमारा लाल कलर का सूचक है। इस तरह से ये दोस्तों पाउडर के रूप में रहता है, इसे हम मिला लेते हैं जल में, तो ये हमारा इस तरह से हमें शीशी में ये मिला हुआ है। दोस्तों जब यह जो फिनाल्फथेलिन है ये जब अम्ल के संपर्क में आएगी, यानी कि जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये हमारा रंगीन है पहले से ही, तो जब अम्ल के संपर्क में आएगी तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये हमारी रंगहीन ही रहेगी। लेकिन अगर ये क्षारक के संपर्क में आएगी तो ये हमारी जो विलयन हमें क्षारक के साथ अगर ये मिलेगी तो जो हमारा विलयन हमें प्राप्त होगा वो हमारा गुलाबी कलर का होगा, यानी कि क्षारक के संपर्क में आने पर रंग गुलाबी हो जाएगा। फिर हमारा जो मेथिल ऑरेंज है वो अगर अम्ल के संपर्क में आएगा तो वो हमारा लाल ही रहेगा, यानी उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर क्षारक के संपर्क में आएगा तो पीला हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं अपने प्रयोगशाला में मेथिल ऑरेंज और फिनाल्फथेलिन के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो तीसरा प्रकार है हमारा सूचकों का, वो है गंधीय सूचक। तो वे सूचक जिनकी गंध में परिवर्तन से हमें विलयन जो है हमारा उसके अम्लीय या क्षारीय प्रकृति का ज्ञान होता है, उन्हें हम कहते हैं गंधीय सूचक, यानी जिनकी गंध में परिवर्तन हो जाए अम्लीय या क्षारीय विलयन में। तो ये हमारे उदाहरण है प्याज का रस, दूसरा हमारा जो लौंग का तेल, और तीसरा हमारा वेनिला। तो जो प्याज का रस है यहाँ पर दोस्तों इसका कोई प्रैक्टिकल नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये हमारे गंध के जो हम इसमें क्या परीक्षण करेंगे, गंध का परीक्षण करेंगे। तो गंध का परीक्षण तो आप देखने से आपका कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों अगर प्याज का रस जो है उसका हम जांच करेंगे, अम्ल के संपर्क में जब आएगा तो जो उसकी प्याज की गंध होती है वो हमारी तेज हो जाएगी, पहले से ज़्यादा हो जाएगी, और जब हम क्षारक के संपर्क में उसे लाएंगे तो वो समाप्त हो जाएगी। फिर जो हमारा दूसरा सूचक है लौंग का तेल, उसे अगर हम अम्ल के संपर्क में लाएंगे तो वो हमारा कोई चेंज नहीं होगा, जैसा बना रहेगा। लेकिन अगर हम क्षारक के संपर्क में लाएंगे तो समाप्त हो जाएगी, यानी गंध हमारी खत्म हो जाएगी। वेनिला जो है उसका भी हमारा सेम टू सेम
जो अगर हम अम्ल के संपर्क में लाएंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। और जो अगर हम क्षारक के संपर्क में लाएंगे तो गंध समाप्त हो जाएगी, बिल्कुल ख़त्म। तो ये हमारे जो तीनों सूचक हैं इन सब से हम इस तरह से जांच कर सकते हैं। और जो प्याज का रस है दोस्तों, ये तो आपके प्याज का रस हो गया, लौंग का तेल हो गया, ये आप घर में भी करके देख सकते हो। अपने जो क्षारक के रूप में आप अपन साबुन ले सकते हो, साबुन का घोल, और जो अम्ल के संपर्क अम्ल के रूप में आप नींबू का रस ले सकते हो। तो इन सब से आप जांच खुद भी कर सकते हो। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। दूसरा टॉपिक हमारा क्रियाकलाप 2.3। तो इसमें क्या करना है, हमें चित्रानुसार उपकरण को व्यवस्थित करें एक परख नली में। तो यहाँ पर हमारा चित्र जो उपकरण है वो हमारा किस तरह से होंगे कि हमें कोई परख नली लेनी है और उसे इस तरह से स्टैंड पे लगाना है, और जो ऊपर से डार्ट लगानी है, और डार्ट में हमारा पाइप होना चाहिए। पाइप हमारा कहाँ जाएगा, साबुन के विलयन में डूब जाएगा अलग। और फिर हमें इस तरह से व्यवस्था करनी है, और हमें क्या करना है कि परख नली में 5 ml तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेना है, और इसमें दानेदार जिंक के टुकड़े डालने हैं, जैसे कि हमने जो पहला चैप्टर है हमारा उसमें एक क्रियाकलाप में किया था। फिर जो है हमारे उत्सर्जित गैस को साबुन से, जो साबुन का घोल है उससे प्रवाहित करना है, तो पाइप के द्वारा इसे प्रवाहित करना है। फिर जो है एक जलती हुई मोमबत्ती लानी है, और जो गैस के बुलबुले साबुन में से, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर निकल रहे हैं, तो ये जब बुलबुले निकलेंगे वहाँ पर गैस के बुलबुलों के पास मोमबत्ती को लाना है, और जो क्या होता है फिर हमें उसे निरीक्षण करना है। तो दोस्तों चलते हैं अपनी प्रयोगशाला में। तो दोस्तों आपने देखा कि जब हमने ये प्रयोग किया तो हमने क्या देखा कि जिंक के टुकड़ों की सतह पर बुलबुले बनते हैं, जो कि हमने चैप्टर 1 में क्रियाकलाप में भी देखा था। तो जिंक के टुकड़े हमने जब सल्फ्यूरिक अम्ल में डाले तो उनकी सतह पर बुलबुले बनते हैं, गैस जो है बनने लगती है। फिर दूसरा परीक्षण हमारा था कि साबुन के जो पानी है, साबुन का पानी से गैस प्रवाहित करने पर साबुन के घोल में बुलबुले बनते हैं, यानी ये जो जब पानी में से गैस, जो पाइप के द्वारा हम गैस प्रवाहित करते हैं तो जो घोल है उसमें से बुलबुले निकलने लग जाते हैं। फिर तीसरा जो है हमारा बुलबुलों के पास मोमबत्ती लाने पर जो है, अगर हम बुलबुलों के पास मोमबत्ती लाएंगे तो हमारा क्या होगा, पॉप साउंड के साथ, यानी कि फटफट की आवाज़ जो है उसके साथ उसका दहन हो जाएगा, फटफट की आवाज़ आने लगती है। तो ये हमारे परीक्षण थे। तो यहाँ पर हुआ क्या कि जो हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल था उसमें हमने क्या ऐड किया, जिंक, यानी कि जो जिंक धातु हमारा वो हमने उसमें मिलाया, डाले उसके कुछ दाने, तो हमें क्या मिला, जिंक सल्फेट मिला और हाइड्रोजन गैस मिली। तो जो हाइड्रोजन गैस थी वही हमारी दानों के पास बुलबुलों के रूप में दिख रही थी हमें, और वही हमारा पाइप के थ्रू जो है, जो हमारा साबुन का घोल था उसमें गई और बुलबुले बन के निकली। तो जब हम उसमें मोमबत्ती, जो जलती हुई मोमबत्ती उसके पास लाते हैं, बुलबुलों के पास, यानी जो बुलबुले में क्या भरी है, हाइड्रोजन गैस भरी है, तो जब हम हाइड्रोजन गैस के पास मोमबत्ती लाते हैं जलती हुई, तब उसका जो हाइड्रोजन गैस का दहन है वो फटफट की आवाज़ यानी पॉप साउंड के साथ होता है। फिर हमारा दोस्तों जो इस क्रियाकलाप में कहा गया है कि अगर हम जो सल्फ्यूरिक अम्ल है उसकी जगह हम HCl या HNO3 यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और जो हमारा नाइट्रिक एसिड है HNO3, या फिर हमारा एसिटिक एसिड जो CH3COOH होता है, उसके साथ अगर हम जिंक की अभिक्रिया कराएं सेम टू सेम प्रोसेस करते हुए, तो हमारा क्या समीकरण बनेगा, क्या अभिक्रिया होगी, हम उसके समीकरण लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, ये हमारा क्रियाकलाप में पूछा गया था। तो दोस्तों उसके समीकरण क्या होंगे, ये वाला। अगर हम उसको HCl के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो जिंक HCl के साथ अभिक्रिया करके हमें जिंक क्लोराइड देगा और हाइड्रोजन गैस देगा, और सेम प्रोसेस हमारा होगा अगर हम मोमबत्ती लाएंगे तो पॉप साउंड के साथ उसका दहन होगा। फिर समीकरण जो हमारा जो HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड है उसके साथ अगर हम करेंगे अभिक्रिया, तो हमारा इस प्रकार से जो
जिंक जो है वो नाइट्रिक एसिड के साथ यानी HNO3 के साथ मिलेगा और हमें क्या देगा, ZnNO3 ट्वाइस यानी जिंक नाइट्रेट देगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। फिर चौथा हमारा जो CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड जो है, एसिटिक अम्ल जो है वो हमारा जिंक के साथ अभिक्रिया करके जो जिंक एसिटेट बनाएगा यानी कि वो जिंक CH3COO ट्वाइस ये हमारा बनाएगा और हाइड्रोजन गैस जो है हमारी रिलीज हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये आपका क्रियाकलाप खत्म होता है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रियाकलाप 2.4। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, एक परख नली में जिंक धातु के कुछ दानेदार टुकड़े लेने हैं, उसमें 2 ml NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है। तो पिछले क्रियाकलाप में हमने क्या लिया था, सल्फ्यूरिक अम्ल। यहाँ पर NaOH यानी कि एक क्षारक। यहाँ पर हमें सेम टू सेम प्रोसेस करना है, लेकिन हमें उसकी जगह क्षारक लेना है NaOH और जो NaOH का घोल मिलाकर उसे गर्म करना है। तो यहाँ पर हमें जो पिछले क्रियाकलाप में हमने उसे गर्म नहीं किया था, लेकिन इसमें हमें गर्म भी करना है। तो इसमें हम गर्म करके जो है क्रियाकलाप 2.3 के अनुसार क्रियाएं पुनः करेंगे, यानी कि उसको क्या होता है, जो मोमबत्ती वगैरह हम उसको लाके चेक करेंगे दोबारा से। तो हमारे जो प्रेक्षण होंगे कि पहले हम चलते हैं अपनी प्रयोगशाला में दोस्तों। तो दोस्तों आपने देखा कि जो हमने क्रियाकलाप किया ये वाला, तो इसमें हमने क्या देखा, जिंक के टुकड़े के पास सतह, जो जिंक के टुकड़ों की सतह है उसके पास बुलबुले बनते हैं सेम टू सेम। साबुन के पास जो साबुन का पानी है उसमें फिर से बुलबुले बनते हैं घोल और बुलबुल निकलते हैं, और बुलबुलों के पास मोमबत्ती लाने पर फिर से पॉप साउंड की ध्वनि आती है। यानी कि हमारा जो प्रोसेस हमारा सेम टू सेम हुआ, लेकिन हमारा इस बार क्या था, क्षारक था NaOH। तो यहाँ पर हुआ क्या दोस्तों कि जिंक ने क्षारक के साथ NaOH के साथ अभिक्रिया करी और हमें क्या दिया, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 और हाइड्रोजन गैस हमारी रिलीज हो गई। तो हमारी हाइड्रोजन जो गैस रिलीज हुई वही हमारी पॉप साउंड के साथ उसका दहन हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो क्रिया हो रही है क्षारक के साथ, यानी क्षारक जो है वो यहाँ तो जिंक के साथ तो इसने ऐसी अभिक्रिया की, लेकिन ये सभी जो सारी धातुएं हैं उनके साथ सभी के साथ ये ऐसी अभिक्रिया नहीं करता। तो दोस्तों ये आपका क्रियाकलाप यहाँ पर खत्म होता है। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, पूछ सकते हो, हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। और दोस्तों अगर आपने जो हमारे चैप्टर 1 के वीडियोस हैं वो आपने नहीं देखे तो आप वो भी देख सकते हो। जो क्या कहते हैं, हमारे चैनल के जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको वो सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो दोस्तों थैंक यू, जय हिंद।